Assalamualaikum. In the previous video we have just discussed the anatomy of the biliary tree, and now we are going to discuss about the investigations of the biliary tree. If you wanna find any abnormality of the biliary tree, then what are the possible investigations that you can do and easily diagnose that which particular abnormality of biliary tree is this. So first one, जिससे आप बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, वो हमारे पास प्लेन रेडियोग्राफ्स एब्डोमेन है, प्लेन एक्सरे हैं, और प्लेन एक्सरे के ज़रिए से आप रेडियो ओपैक गाल स्टोन्स को तो देख सकते हो, लेकिन रेडियो ल्यूसेंट गाल स्टोन्स को नहीं देख सकते। नो डाउट कि प्लेन एक्सरे बड़ा कॉमनली यूज़ किया जाने वाली इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन बिलियरी ट्री के केस में ये आपकी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस या प्रेफर्ड इन्वेस्टिगेशन या गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन जिसको आप कहते हैं, ये वो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टोन्स या 90% ऑफ द स्टोन्स रेडियो ल्यूसेंट होते हैं और सिर्फ 10% रेडियो ओपैक होते हैं। आपका एक्सरे रेडियो ओपैक चीज़ों को तो पिक कर लेता है, उसको तो दिखा देता है, लेकिन रेडियो ल्यूसेंट चीज़ों को नहीं दिखाता। दैट इज़ वाई दैट दिस इज़ नॉट द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इन द केस ऑफ biliary tree abnormalities detection. Right. Number two thing is the porcelain gallbladder. Porcelain gallbladder is a condition in which the wall of the gallbladder is calcified, and it is a pre-malignant condition. And it is said that if gallbladder becomes porcelain, then you have to do cholecystectomy. So in order to detect the porcelain gallbladder, you can do the plain X-ray. After that comes the एयर इन दी बिलरी चैनल्स। बिलरी चैनल्स या गाल ब्लैडर के अंदर एयर को डिटेक्ट करने के लिए भी आप एक्सरे कर सकते हो। अब इसके लिए एक निमोनिक है, यू कैन रिमेंबर इट बाय द निमोनिक पास। एक्सरे पास, एक्स पास से याद रख लें या पास एक्स से याद रख लें, या पी फॉर प्लेन एंड पी फॉर पास। प्लेन एंड पास से आप याद रख लें कि पी का मतलब है पोर्सिलेन गाल ब्लैडर को डिटेक्ट कर सकते हो एक्सरे के जरिए से, ए फॉर एयर इन दी बिलरी चैनल्स को डिटेक्ट कर सकते हो, एंड एस फॉर आप इस केस में स्टोन्स को डिटेक्ट कर सकते हो, बट रिमेंबर ओनली 10% स्टोन्स को डिटेक्ट कर सकते हो। आफ्टर दैट कम्स एन अदर वेरी कॉमनली यूज्ड मोडेलिटी, that is a very commonly used investigation again, that is ultrasonography. Ultrasonography is the first line investigation that we do in the cases of detection of any abnormality of the biliary tree. अल्ट्रासोनोग्राफी पे भी आप स्टोन्स को देख सकते हो इजीली, चाहे रेडियोल्यूसेंट हो, आप स्टोन को इजीली डिटेक्ट कर सकते हो। स्टोन कहीं पर भी हो सकता है, पूरे आपकी गाल ब्लैडर में, पूरी बाइल डक्ट का जो पाथवे है, बिलियरी पाथवे है, उसमें कहीं भी हो सकता है। इसके अलावा अगर बाइलियरी ट्री के अंदर कहीं भी डायलिटेशन है, डायलिटेशन जो है वो आपकी स्टोन वगैरह की वजह से भी हो सकती है। इसके अलावा आप गाल ब्लैडर के अंदर की वॉल की थिकनेस को भी इससे इजीली डिटेक्ट कर सकते हो, और पेरिकोलिसिस्टिक फ्लूइड को भी डिटेक्ट कर सकते हो। इसको आप याद रख सकते हो डीपीटी निमोनिक से, राइट, डीपीटी स्टोन से। अल्ट्रासोनोग्राफी के केस में हम डीपीटी स्टोन्स कर रहे होते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी से हम डीपीटी स्टोन्स को डिटेक्ट कर रहे होते हैं। स्टोन्स का आपको पता ही है क्या होते हैं, और डी का मतलब यहाँ पर है डायलिटेशन ऑफ द बिलियरी ट्री, पी का मतलब है पेरिकोलिसिस्टिक फ्लूइड, जो कि मैंने आपको बता दिया कि अगर आपकी डक्ट्स का, बिलियरी डक्ट्स का, जो कि मैं आपको प्रीवियस वीडियो में पूरी एनाटॉमी दिखा चुकी हूँ, आई मस्ट से कि आपको लाजमी देखनी चाहिए, आपको उसका एनाटॉमी आनी चाहिए, उसके बाद ही आप इन चीज़ों को समझने के काबिल हो सकोगे। पेरिकोलिसिस्टिक फ्लूइड क्या होता है कि जब भी पूरे बाइलियरी ट्री या किसी भी बाइलियरी डक्ट के अंदर उसके आसपास कहीं पर इन्फ्लेमेशन है या इन्फेक्शन है, तो डक्ट्स के आसपास फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हो जाती है, जिसको हम पेरिकोलिसिस्टिक फ्लूइड कहते हैं। उस फ्लूइड को भी हम अल्ट्रासोनोग्राफी से देख सकते हैं। इसके अलावा जो गाल ब्लैडर की वॉल है उसकी थिकनेस को भी हम अल्ट्रासोनोग्राफी से देख सकते हैं, और स्टोन्स को तो देख ही सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सिटी। सिटी का आपको पता है कि सिटी का मतलब ये, अगर किसी भी जगह का कार्सिनोमा है, चाहे लीवर का कार्सिनोमा है, चाहे गाल ब्लैडर का कार्सिनोमा है, आपने टीएनएम स्टेजिंग वगैरह करनी है, आपने देखना है कि लिम्फ नोड्स का क्या स्टेटस है, क्या मेटास्टेसिस, सेकेंडरी मेटास्टेसिस हुई है या नहीं हुई, या उसी जगह पर लोकलाइज्ड है ट्यूमर, या उस जगह पर लोकलाइज्ड होने के बाद भी उसकी स्टेजिंग क्या है, कि वो किस स्टेज पर है वो ट्यूमर, उन सारी चीज़ों को डिटेक्ट करने के लिए आप सिटी स्कैन को यूज़ कर सकते हो। आफ्टर दैट कम्स दी एमआरसीपी। एमआरसीपी क्या है? मैग्नेटिक रेजोनेंस कोलेंजियोपेंक्रियाटिकोग्राफी। ये एक एक्सीलेंट मोडेलिटी है, इससे आप इमेजेस देख सकते हो पूरी बाइलियरी ट्री की, उसके अंदर कोई भी स्ट्रक्चर है, कोई भी डायलिटेशन है, उन सारी चीज़ों को आप देख सकते हो। ये एडवांस प्रोसीजर है, ये नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर भी है, आपको इन्वेड नहीं करना पड़ता पेशेंट की बॉडी के अंदर। एक्सीलेंट मोडेलिटी होने के बावजूद भी हम इसको मोस्ट प्रेफर्ड मोडेलिटी नहीं कह सकते, मोस्ट प्रेफर्ड इज स्टिल दी अल्ट्रासोनोग्राफी। क्यों ऐसा है? क्योंकि अल्ट्रासोनोग्राफी इजीली अवेलेबल है, चीप प्रोसेस है, तो इसलिए अल्ट्रासोनोग्राफी को ही कॉमनली यूज़ किया जाता है। नो डाउट दैट excellent modality is this, but the most preferred one or the most commonly used is ultrasonography.
आफ्टर दैट कम्स ERCP, दिस इज एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियोपेंक्रियाटिकोग्राफी। इसके नाम से जाहिर है कि इसमें एंडोस्कोपी की जा रही है, एंडोस्कोप को यूज़ किया जा रहा है। एंडोस्कोप को यूज़ किया जा रहा है तो इट मीन्स कि ये प्रोसीजर इन्वेसिव हो सकता है। येस, दिस इज द इन्वेसिव प्रोसीजर। और इन्वेड कर रहे हैं हम इस पेशेंट की बॉडी को, तो हमारे जैसा या आपके जैसा बंदा ये इसको नहीं कर सकता। एंड एक्सपर्टीज आर रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पस एंड इट प्रोवाइड्स एक्सीलेंट इमेजेस ऑफ द डक्ट्स। ठीक है, डक्ट्स की एक्सीलेंट इमेजेस ये आपको प्रोवाइड करता है। अगेन डक्ट्स की, चाहे गाल ब्लैडर हो गया, चाहे कोई भी डक्ट होगी बिलियरी ट्री की, तो उन सबको इजीली डिटेक्ट किया जा सकता है। अब आप इस प्रोसीजर को परफॉर्म कैसे कर सकते हो? इस प्रोसीजर को परफॉर्म करने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें ये पिक्चर मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पर इस पिक्चर को यूज़ करते हुए मैं ERCP का प्रोसीजर एक्सप्लेन करना चाहूँगी। ERCP में क्या किया जाता है, एक एंडोस्कोप को लिया जाता है, एंडोस्कोप को पास किया जाता है इस एम्प्यूला ओवेटर के अंदर, और एक कैनुला को पास किया जाता है, एंडोस्कोपी गाइडेड कैनुला को पास किया जाता है। उस कैनुला के अंदर हम एक कंट्रास्ट डाल देते हैं, वाटर सॉल्युबल कंट्रास्ट डाल देते हैं। अब आपको पता है ये कंट्रास्ट जब यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आ गया वो कंट्रास्ट, तो वो इधर भी जा सकता है और वो कंट्रास्ट इधर भी जा सकता है, ऊपर डक्ट में भी जा सकता है, सिस्टिक डक्ट में भी जा सकता है, गाल ब्लैडर में भी जा सकता है, क्योंकि ये सारा पाथवे ओपन है। लेकिन अगर कोई यानी फिलिंग हो सकती है आपके पूरे बाइलरी ट्री की इस कंट्रास्ट के जरिए, लेकिन लेट्स सपोज कि अगर यहाँ पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो अब वो डाई यहाँ पर तो गुजर जाएगा, यहाँ पर भी गुजर जाएगा, लेकिन ऑब्स्ट्रक्शन से आगे नहीं गुजर पाएगा। इट मीन्स कि आपके पास फिलिंग डिफेक्ट आ जाएगा। आप एक्सरे जब लेकर देखोगे इस बाइलरी ट्री का तो आपको नजर आएगा कि कंट्रास्ट सिर्फ यहीं पर पड़ा हुआ है, इससे आगे जा ही नहीं पा रहा। इट मीन्स कि ऊपर वाले एरिया में, इस वाले पर्टिकुलर एरिया में कोई ना कोई कहीं ना कहीं इस वाले एरिया में कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, जिसकी वजह से उससे ऊपर आपका कंट्रास्ट जा ही नहीं पा रहा। नो डाउट कि आजकल अल्ट्रासोनोग्राफी है और जब तक ERCP है एग्जिस्ट कर रहे हैं तब तक जो आपका MRCP है, आई एम सॉरी, जब तक MRCP है और अल्ट्रासोनोग्राफी है तब तक ERCP की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है डायग्नोस्टिक इम्प्लीकेशंस में, लेकिन हम इसको थेराप्यूटिक पर्पजेज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। ERCP के थेराप्यूटिक पर्पजेज़ अब हमारे पास क्या होते हैं कि लेट सपोज कि अगर यहाँ पर कोई ना कोई स्टोन है, आप यहाँ पर एंडोस्कोप डालकर इजीली उस स्टोन को विजुलाइज कर सकते हो और स्टोन को निकाल भी सकते हो। अगर पेंक्रियाटिक डक्ट के अंदर कोई ना कोई कंस्ट्रिक्शन है तो आप कोई ना कोई स्टंट वगैरह डालकर उसको भी डायलेट कर सकते हो इजीली। इसी तरह कॉमन बाइल डक्ट के अंदर कोई स्ट्रक्चर है, कोई कंस्ट्रिक्शन है, कोई स्टोन है, आप उसको भी रिट्राइवल कर सकते हो, उसका भी। इसके अलावा हमारे पास क्या है कि अगर कोई यहाँ पर स्ट्रक्चर है तो आप स्टंट डालकर या बैलून डालकर, कैथेटर वगैरह डालकर उसको डायलेट कर सकते हो, राइट। तो ये सारी थेराप्यूटिक इम्प्लीकेशंस हैं और ये आपके एमसीक्यूज में पूछी भी जाती हैं। ये सारी आपकी रही वो थेराप्यूटिक इंडिकेशंस। एक और इंडिकेशन जो है वो हमारे पास ये है कि कॉमन बाइल डक्ट या फिर पेंक्रियाटिक डक्ट से आप सेल्स को भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। अगर आपने स्टोन को एक्सट्रैक्ट नहीं करना, कोई स्ट्रक्चर वगैरह नहीं है, आप सिंपली जो है वो पेंक्रियाटिक डक्ट से या कॉमन बाइल डक्ट से या कहीं से भी यहाँ से सेल्स को भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो और उसके बाद हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन करके उसका ईजिली कोई भी एबनॉर्मेलिटी फाइंड आउट कर सकते हो कि इस जगह की एबनॉर्मेलिटी है। लाइक वो सेल्स कैंसरस हो सकते हैं जिसे आप डिटेक्ट कर सकते हो कि इंडक्ट का कार्सिनोमा या गाल ब्लैडर का कार्सिनोमा या व्हाटएवर इट इज। आफ्टर दैट कम्स द परक्यूटेनियस ट्रांसहेपेटिक कोलेंजियोग्राफी। परक्यूटेनियस ट्रांसहेपेटिक कोलेंजियोग्राफी तब की जाती है जब ERCP का प्रोसीजर फेल हो जाए। और ERCP कब किया जाता है? ERCP कॉमनली नहीं किया जाता है लेकिन थेराप्यूटिक इंडिकेशंस के लिए, डायग्नोस्टिक इंडिकेशंस के लिए इससे बेहतर चीज़ें, इससे बेहतर इन्वेस्टिगेशन लाइक MRCP या फिर अल्ट्रासोनोग्राफी वगैरह मौजूद हैं। अब परक्यूटेनियस ट्रांसहेपेटिक कोलेंजियोग्राफी में क्या किया जाता है कि पेशेंट को आप सुपाइन सीधा लेटा देते हो, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हो कि वो एरिया जो जैसे कि आपको पता है कि राइट अपर क्वाड्रेंट में आपका लीवर पड़ा हुआ है और राइट अपर क्वाड्रेंट में ही उसके पीछे उसके गाल ब्लैडर पड़ा हुआ होता है, तो आप उस एरिया को मतलब जहाँ पर आपने ये एक इन्वेसिव प्रोसीजर है, यहाँ पे आप नीडल इंसर्ट कर रहे होते हो। जो एरिया आपका नीडल इंसर्शन का है, लीवर कैप्सूल हो गया, डीप टिश्यूज हो गए, उन सारी चीज़ों को आप लोकल एनेस्थेटिक से इन्फिल्ट्रेट कर सकते हो, राइट। उसके बाद आप एक शिबा नीडल डालते हो। शिबा नीडल की पिक्चर मैं आपको दिखा देती हूँ। लीवर के अंदर डालते हो और पेशेंट को बोलते हो कि वो अपना सांस रोक ले। आस्क द पेशेंट टू होल्ड हिज और हर ब्रेथ। व्हेन ही और शी इज होल्डिंग हिज और हर ब्रेथ देन यू पास द शिबा नीडल इनटू द लीवर। और नीडल को डालने के बाद आप उसका स्टाइलेट जो है वो निकाल लेते हो, नीडल का स्टाइलेट निकाल लेते हो। लेट मी शो यू। ये पिक्चर है जी हमारे पास। अगर ये आपके पास क्या है कि ये
नीडल है, नीडल का ये स्टाइलेट होता है हमारे पास। ये स्टाइलेट को कट करने से पहले इस तरह की है, और स्टाइलेट को जब आपने यहाँ से निकाल दिया तो ये हमारे पास जो है वो इस तरह की हो जाती है। ठीक है, ये वाला स्टाइलेट आपने निकाल दिया तो पीछे ये वाली चीज़ हमारे पास बच गई, राइट। और फिर आप क्या करते हो कि उस नीडल के साथ यूं एक सिरिंज अटैच कर देते हो, और इस सिरिंज के अंदर क्या होता है, ये सिरिंज कंट्रास्ट मीडिया से भरी हुई होती है। फिर आप जब इंजेक्ट कर देते इस सिरिंज को उस नीडल के साथ लगा देते हो, और इस सिरिंज के अंदर कंट्रास्ट मीडिया होता है। ये कंट्रास्ट मीडिया इजीली जो है वो, जैसा कि मैंने पहले आपको दिखाया, ये सारी हेपेटिक डक्ट्स के अंदर या फिर बाइल डक्ट्स के अंदर फैल जाता है इधर उधर। अगर कोई फीलिंग डिफेक्ट आ जाएगा तो हम उससे अंदाज़ा लगा लेते हैं कि यहाँ पर कोई एबनॉर्मेलिटी है। आफ्टर दैट कम्स द रेडियो आइसोटोप स्कैनिंग। रेडियो आइसोटोप स्कैनिंग में हमारे पास क्या होता है, इसको हाइडा स्कैन भी कहते हैं। हाइडा मीन्स हेपेटो बिलरी अमीनो डाई एसिटिक एसिड। इसमें आप हाइडा को डाल रहे होते हो, हाइडा को उस पर्सन की वेन में, डायरेक्टली हाइडा को ही उस पर्सन की वेन में डाल देते हो। आपको पता है हमने डायरेक्टली ब्लड में ही इस हाइडा को इंजेक्ट कर दिया। हाइडा टेक्नीशियम लेबल्ड डेरिवेटिव होता है अमीनो डाई एसिटिक एसिड का, राइट। आपने डायरेक्टली ब्लड में उसको इंजेक्ट कर दिया। अब क्या होगा, फॉर एग्जांपल दिस इज द लीवर ऑफ द पेशेंट। अब ये जो आपका हाइडा है वो उस पर्सन के ब्लड से होते होते लीवर में जाएगा। लीवर के बाद आपको पता है कि हमारे पास डक्ट्स हैं, राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट में जाएगा, कॉमन हेपेटिक डक्ट में जाएगा, सिस्टिक डक्ट में जाएगा, गॉल ब्लैडर में जाएगा, नीचे कॉमन बाइल डक्ट में जाएगा, पैंक्रियाटिक डक्ट एक्सेट्रा में जाएगा। तकरीबन आधा घंटा ये लेता है। तकरीबन क्या होता है, आधा घंटा ये लेता है इस गॉल ब्लैडर तक पहुंचने के लिए।